Hey learners, welcome back to our channel Easy Do, where we make education easy and fun. आज के अपने इस वीडियो में हम इंडिया में डिफरेंट लेवल्स पर होने वाले इलेक्शंस को समझेंगे। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंडिया में इलेक्शंस अलग अलग लेवल्स पर होते हैं ताकि डेमोक्रेसी का एक इफेक्टिव फंक्शनिंग हो सके, पावर डिसेंट्रलाइज हो सके, डाइवर्स इंटरेस्ट के जो को रिप्रेजेंटेशन मिल सके, एफिशिएंट गवर्नेंस हो सके, पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े और चेक्स एंड बैलेंसेस भी मेंटेन रहे। लोकसभा इलेक्शंस नेशनल लेवल पर होते हैं जिसमें मेंबर्स को नेशनल पार्लियामेंट के लिए इलेक्ट किया जाता है जो नेशन वाइड इश्यूज जैसे कि डिफेंस और फॉरेन अफेयर्स को एड्रेस करते हैं। फिर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली की जो इलेक्शंस हैं उनमें रिप्रेजेंटेटिव्स को स्टेट लेजिस्लेचर्स के लिए इलेक्ट तो किया जाता है ताकि वो स्टेट स्पेसिफिक मैटर्स जैसे कि एजुकेशन और हेल्थ हैंडल कर सकें। फिर पंचायत इलेक्शंस और रूरल एरिया में और म्यूनिसिपल इलेक्शंस अर्बन एरियाज में होते हैं जहां लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट किया जाता है जो लोकल कंसर्न्स जैसे वाटर सप्लाई, सैनिटेशन और लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेज करें। ये मल्टी टीयर्ड इलेक्टोरल सिस्टम लोकलाइज्ड डिसीजन मेकिंग और रिस्पॉन्सिव गवर्नेंस को अलाउ करता है और इंश्योर करता है कि इंडिया की वास्ट पॉपुलेशन की डाइवर्स नीड अप्रोप्रिएटली मीट हो सके, जिससे डेमोक्रेटिक एंगेजमेंट और अकाउंटेबिलिटी हर लेवल ऑफ गवर्नमेंट पर एनहांस होती जाए। अब नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख सकते हैं कि इंडिया की इलेक्शंस की क्या है। इन पर्टिकुलर जो पॉइंट्स हैं उनको हम समझेंगे। जैसे कि सबसे पहले जो इलेक्शंस होते हैं वो लोकल बॉडी के इलेक्शंस होते हैं। इसमें इलेक्शंस होते हैं पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज़ के। इनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली है, मतलब कि ये डायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं अपने पीपल्स के द्वारा, मतलब कि उस जगह की, मतलब उस विलेज, टाउन और सिटीज़ के लोग डायरेक्टली अपने ही मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं। और जिनका वोटिंग मेथड है वो डिपेंड करता है वहाँ के लॉज पे या उस रूल्स पर जो वहाँ की लोकल अथॉरिटी बनाएगी, है ना। और इनका जो वो है इलेक्शन का, मतलब वोटिंग का मेथड है, वो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है वो अपनी हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। अब आता है हमारा इलेक्शन जो कि है स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के लिए। ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं, मतलब कि इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स जो है इलेक्ट होते हैं। इसमें 1/3 मेंबर्स को लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स इलेक्ट करते हैं, 1/3 मेंबर्स को लोकल अथॉरिटीज़ के लोग इलेक्ट करते हैं, 1/12 मेंबर्स को टीचर्स इलेक्ट करते हैं और 1/12 मेंबर्स को ग्रेजुएट्स इलेक्ट करते हैं। अब बाकी जो मेंबर्स बचते हैं उनको गवर्नर नॉमिनेट करते हैं। इनका वोटिंग मेथड जो है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय द मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट क्या है वो भी हम अपनी नेक्स्ट स्लाइड में जानेंगे। अब आता है हमारा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के इलेक्शन को लेकर के। इनका इलेक्शन प्रोसेस क्या है, ये भी जो है रिस्पेक्टिव स्टेट के लोग अपने हिसाब से जाकर के वोट करते हैं अपने मेंबर्स को, अपने मनपसंद मेंबर्स को, और इनका इलेक्शन हर 5 साल में होता है। और इनका वोटिंग मैथड फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है और सीक्रेट बैलेट के थ्रू इनका इलेक्शन करवाया जाता है। अब आता है हमारा थर्ड टीयर, मतलब कि थर्ड नंबर का इलेक्शन जो कि है लोकसभा के इलेक्शन। इनमें जो सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं उनको एमपीज कहा जाता है। इनका इलेक्शन प्रोसेस डायरेक्ट का है, मतलब कि लोग डायरेक्टली इनको जाके इलेक्ट करते हैं। इनका इलेक्शन हर 5 साल में होता है और इनको भी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू ही इलेक्ट किया जाता है। इसके बाद आता है हमारा राज्यसभा का इलेक्शन। इनके भी मेंबर्स को एमपी ही कहा जाता है, मतलब कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहा जाता है। इनका इलेक्शन इनडायरेक्ट है, लोकसभा का डायरेक्ट था और राज्यसभा का इनडायरेक्ट इलेक्शन। इसमें क्या होता है कि जो इनके इलेक्टेड मेंबर्स हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के और इलेक्टोरल कॉलेजेस के, यूनियन टेरिटरी से जो आते हैं उनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन दे करके इलेक्ट किया जाता है। कुछ मेंबर्स जो बचते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं और इनका जो है वोटिंग मैथड है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब जैसे कि यहाँ पर हमने पूरा देख लिया है राज्यसभा तक की, और प्रेसिडेंशियल जो है इलेक्शन है उसमें उनका भी सिस्टम जो है इलेक्शन का वो है इनडायरेक्ट। उनको हम आगे अपने आगे वाली वीडियो में, आगे वाले स्लाइड्स में अच्छे से पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम जान लेते हैं कि फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम क्या होता है। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है बट वील मेक इट ईजी। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम बिल्कुल वैसे ही है कि जैसे कि हमारे क्लास में जिस बच्चे के सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो बच्चा टॉप कर जाएगा। सेम वही सिस्टम हमारा फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है कि जिस भी मेंबर के पास या कैंडिडेट के पास सबसे ज़्यादा वोट आएंगे उसको ही विनर घोषित कर दिया जाएगा।
लेकिन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम अलग है। इस सिस्टम में एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन वोटिंग सिस्टम बनाया जाता है जो मल्टी सीट ऑर्गेनाइजेशंस के इलेक्शंस में यूज होता है। इस सिस्टम में वोटर्स को सिर्फ एक वोट दिया जाता है, लेकिन वो अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से मल्टीपल कैंडिडेट्स को रैंक कर सकते हैं। मतलब आपको एक ही वोट मिलेगा, आपको एक ही लिस्ट मिलेगी, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरा पहला जो प्रेफरेंस है वो मैं पहले लिखूं, लेकिन उसके बाद भी मेरे प्रेफरेंसेस हैं, मतलब पहले मुझे शाहरुख खान पसंद है, फिर मुझे सलमान खान, फिर आमिर खान, ऐसे करके आप प्रेफरेंसेस दे सकते हैं। इसको और इजी तरीके से समझते हैं। इसमें है एक प्रेफरेंस रैंक, जैसे कि हमने आपको हीरोज के एग्जाम्पल देके समझाया। फिर है इसमें कोटा सिस्टम। इसमें क्या होता है, इलेक्शन के रिजल्ट के लिए एक कोटा डिसाइड किया जाता है जो रिक्वायर्ड वोटर्स की मिनिमम नंबर होती है जिससे कैंडिडेट इलेक्ट हो सके। ये कोटा यूजुअली फॉलोइंग फॉर्मूला से कैलकुलेट होता है। फॉर्मूला क्या है कि कोटा जो होता है वो टोटल वैलिड वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वोट्स प्लस वन और प्लस वन। और फिर है इसमें फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट, मतलब कि पहले प्रेफरेंस मतलब कि फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोट्स काउंट किए जाते हैं। अगर कोई कैंडिडेट कोटा अचीव कर लेता है तो वो इलेक्ट हो जाता है। ठीक है। फिर है ट्रांसफर ऑफ सरप्लस वोट्स। अगर कोई कैंडिडेट कोटा से ज़्यादा वोट्स ले लेता है तो उस कैंडिडेट के सरप्लस वोट्स उनके सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर क्या होता है लास्टली, एलिमिनेशन और एंड ट्रांसफर। अगर कोई कैंडिडेट कोटा अचीव नहीं कर पाता तो लोएस्ट वोट्स वाले कैंडिडेट को एलिमिनेट कर देंगे और उसके वोट्स उन्हें नेक्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। फिर ये प्रोसेस तब तक रिपीट होगा जब तक कि सारे सीट्स फिल नहीं हो जाते। अब एग्जाम्पल्स के थ्रू हम समझ लेते हैं कि मान लीजिए कि एक इलेक्शन है जहाँ 3 सीट्स हैं और 1000 वैलिड वोट्स हैं। अब क्या है कि कोटा कैलकुलेट करते हैं कि कोटा आप 1000 डिवाइडेड बाय 3+1 और उसको पूरा ब्रैकेट में करके +1 कर देंगे तो क्या आएगा, हमारा 251 आंसर आ जाएगा। अगर कैंडिडेट ए को 300 वोट मिले हैं जो कोटा से ज़्यादा हैं तो 49 वोट्स हो गए टोटल। फिर क्या करेंगे आप, 300 में से माइनस कर देंगे 251 को, उनके सेकंड प्रेफरेंस कैंडिडेट्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। अगर किसी कैंडिडेट को फर्स्ट प्रेफरेंस काउंट में कोटा अचीव नहीं होता तो लोवेस्ट वोट वाले कैंडिडेट को एलिमिनेट कर दिया जाता है और उनके वोट्स नेक्स्ट प्रेफरेंस कैंडिडेट्स को ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। ये सिस्टम इंश्योर करता है कि इलेक्शन ज़्यादा फेयर और प्रोपोर्शनल हो और हर वोट का मैक्सिमम इम्पैक्ट हो सके। अब हम लोग ने जब देखा कि किस तरीके से राज्यसभा के इलेक्शंस हुए तो एक बार वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट को के इलेक्शन को भी देख ही लेते हैं। जो वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट होता है और मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के मेंबर्स जो हैं उनको इलेक्ट करते हैं। फिर उनका वोटिंग मेथड क्या है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट है और सीक्रेट बैलेट के थ्रू ही वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया जाएगा। अब है प्रेसिडेंट का इलेक्शन, सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो है ये भी इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है और इसमें क्या होता है, इनका जो इलेक्टोरल कॉलेज है ना उसमें कौन कौन होते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। मतलब ध्यान रखिएगा कि हमेशा इलेक्टेड मेंबर्स ही होंगे जो प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे और दोनों में पार्लियामेंट के हाउसेस के मेंबर्स होंगे, लोकसभा एंड राज्यसभा। और इसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी होंगे, ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज भी इनको इलेक्ट करेंगे। और प्रेसिडेंट का इलेक्शन सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है और सीक्रेट बैलेट भी इस्तेमाल किया जाता है। अब हम जो है इस हायरार्की को छोड़ करके मेन कॉन्टेक्स्ट पर आते हैं। अब हम बात करेंगे लोकल बॉडी के इलेक्शंस के बारे में। ये इलेक्शंस हमारे लोकल एरियाज में रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करने के लिए होते हैं। चलिए अब समझते हैं कि इन इलेक्शंस का पर्पस, रिप्रेजेंटेशन, एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन और इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है। सबसे पहले लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन मेन पर्पस है लोकल एरियाज़ के डेवलपमेंट और गवर्नेंस को इम्प्रूव करना। ये इलेक्शंस उस लेवल पर रिप्रेजेंटेटिव्स चूज करते हैं जो डायरेक्टली लोकल इश्यूज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करेंगे। फिर लोकल बॉडी इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेशन होती है डिफरेंट लेवल्स पर। इनका यह है सबसे पहले ग्राम पंचायत विलेजेस और रूरल एरियाज को रिप्रेजेंट करता है। म्यूनिसिपैलिटीज़ क्या करती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज सिटीज़ और टाउन्स मतलब कि कस्बे को रिप्रेजेंट करते हैं। और फिर होते हैं ज़िला परिषद, ये हैं डिस्ट्रिक्ट्स को, जो है ज़िलों को रिप्रेजेंट करते हैं। इनका एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस क्या हैं अब वो बात कर लेते हैं। इनकी एज जनरली मिनिमम एज जो होती है कैंडिडेट्स की वो 21 ईयर्स होती है।
कुछ एरियाज में स्पेसिफिक एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस भी रिक्वायर्ड हो सकती है अगर लिखा हो तो। और रेसिडेंसी, कैंडिडेट को लोकल एरिया में रेसिडेंट होना ज़रूरी है जहाँ से वो कॉन्टेस्ट कर रहा है, तभी वो इलेक्ट हो सकेगा इनके इलेक्शंस में। अब है लोकल बॉडी इलेक्शंस के इलेक्टोरल प्रोसेस को समझने के लिए चलिए कुछ स्टेप्स देख लेते हैं। पहले नॉमिनेशन, सबसे पहले इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे। फिर क्या होगा, नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस के क्राइटेरिया को मीट कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर है कैंडिडेट्स अपने कैंपेन्स चलाएंगा जिसमें वो अपने प्लान्स और एजेंडाज को वोटर्स के सामने रखेंगे। अब क्या होगा, पोलिंग डेज पे वोटर्स अपने प्रेफर्ड कैंडिडेट्स को वोट करते हैं। लास्टली पोलिंग के बाद वोट्स काउंट किए जाते हैं और विनर्स अनाउंस कर दिए जाते हैं। लास्टली ये है कि लोकल बॉडीज इलेक्शन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि ये लोकल गवर्नेंस को स्ट्रेंथन करता है। ये इलेक्शंस इंश्योर करते हैं कि लोकल इश्यूज और डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स के द्वारा इफेक्टिवली एड्रेस किए जा सके। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली के इलेक्शंस को। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस का मेन पर्पस होता है कि स्टेट की सरकार को चुनने का। ये इलेक्शन स्टेट के प्रतिनिधियों को चूज करने के लिए होते हैं जो कि स्टेट के लॉज और पॉलिसीज को बनाते हैं। अब रिप्रेजेंटेशन इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस क्या है। स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्शंस में रिप्रेजेंटेशन जो होती है वो हर स्टेट के अलग अलग रीजन्स के अकॉर्डिंग होती है या फिर अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज के अकॉर्डिंग होगी। कॉन्स्टिट्यूंसीज क्या है, हर स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है जिनमें से जो है पर्टिकुलर प्रतिनिधि या फिर कैंडिडेट चुने जाते हैं। फिर एमएलएज, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली के रूप में चुने गए प्रतिनिधि स्टेट के लॉज को बनाने और इम्प्लीमेंटेशन में मदद करते हैं। एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस के मामले में जो है कैंडिडेट के लिए 25 ईयर्स होती है जनरली, और कैंडिडेट्स को इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट को स्टेट में रेसिडेंट होना ज़रूरी होता है जहाँ से वो कॉन्टेस्ट कर रहा है इलेक्शंस के लिए। अब इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है इसका स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का। सबसे पहले इंटरेस्टेड कैंडिडेट्स अपना नॉमिनेशन फाइल करेगा। फिर नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि कैंडिडेट्स एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशंस के क्राइटेरिया को मीट कर रहा भी है या नहीं। फिर कैंडिडेट्स अपने कैंपेन्स चलाएगा जिसमें वो अपने सारे प्लान्स और एजेंडाज वोटर्स के सामने रखेंगे। फिर क्या होगा, पोलिंग डेज पे लोग अपने अपने जो है प्रेफर्ड कैंडिडेट को वोट करेंगे और अगर जो भी जिसके भी ज़्यादा वोट होंगे उसको विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। क्या है कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शंस जो है इतने इंपॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये स्टेट के गवर्नेंस को शेप करते हैं। एमएलएज स्टेट के डेवलपमेंट पॉलिसीज और लॉज को डिसाइड करते हैं। अब क्या है, अब हम आते हैं लोकसभा के इलेक्शंस की तरफ जिनको जनरल इलेक्शंस भी बोला जाता है। लोकसभा इलेक्शंस का मेन पर्पस होता है इंडिया के लोकसभा के सदस्यों को चुनना। लोकसभा के प्रतिनिधि सभा जैसे जो भारत के लॉज बनाती है और सरकार को इलेक्ट करती है। इनका रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, लोकसभा इलेक्शन पे इंडिया के अलग अलग रीजन्स या कॉन्स्टिट्यूंसीज से प्रतिनिधि चुने जाते हैं। इंडिया को 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज में डिवाइड किया गया है जिनमें से प्रतिनिधि या फिर कैंडिडेट्स चुने जाते हैं। एमपीज के रूप में चुने गए कैंडिडेट्स लोकसभा में लॉज को के डिबेट करते हैं और उनको पास करते हैं। इनकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या है, मिनिमम एज कैंडिडेट के लिए 25 ईयर्स रखी गई है। कैंडिडेट्स को इंडिया का सिटीजन होना ज़रूरी है। कैंडिडेट्स को इंडिया का रेसिडेंट होना ज़रूरी है और उस रीजन से भी जहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। फिर इनका इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है, वही सेम नॉमिनेशन फाइल करेंगे, फिर उनकी उस पेपर की सारी स्क्रूटनी होगी, फिर वो अपने कैंपेन चलाएंगे, एजेंडाज रखेंगे और जो है लोग वोटिंग करेंगे और जो सबसे ज़्यादा वोट पाएगा वो जो है विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। लोकसभा का इलेक्शन इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए एक वाइटल पार्ट है। एमपीज लॉ को बनाते हैं, पॉलिसीज को डिसाइड करते हैं और सरकार को फॉर्म करते हैं जो कि एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। अब आते हैं राज्यसभा के इलेक्शंस को लेकर के। राज्यसभा इलेक्शंस का मेन पर्पस होता है कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करें और करने वाले जो मेंबर्स हैं उनका चयन करें। ये एक सभ्य और सहमतिक मंडल है जो इंडिया के राज्यों के मुद्दों पर विचार विमर्श करता है। मतलब कि
ये जो है स्टेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं, उनको होने वाली प्रॉब्लम्स को देखते हैं और उसको रिजॉल्व कैसे किया जाएगा, इस पर डिबेट और डिस्कशन होता है। अब रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है इनके इलेक्शन में? राज्यसभा में स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैसे होंगे रिप्रेजेंट, ये बताते हैं। सबसे पहले स्टेट्स के लिए हर स्टेट को अपने स्टेट के अकॉर्डिंग अलग अलग सीट्स मिलती है राज्यसभा में, जिनमें प्रतिनिधि चुने जाएंगे। मतलब हर स्टेट की जो पॉपुलेशन होगी उसके हिसाब से उनको कुछ सीट्स मिलेंगी। फिर यूनियन टेरिटरीज क्या है? कुछ चुने गए यूनियन टेरिटरीज भी अपने प्रतिनिधि मतलब कैंडिडेट्स को राज्यसभा में भेजेंगे। अब इनकी एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन के मामले में इनकी मिनिमम एज 30 ईयर्स रखी गई है और इनको इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। और कैंडिडेट को राज्यसभा के स्टेट में रेसिडेंट होना ज़रूरी है जहाँ से वो इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। राज्यसभा के इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है? वही सेम, नॉमिनेशन, स्क्रूटनी, फिर वोटिंग। वोटिंग कैसे है? मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब कि एमएलए और एमपी राज्यसभा के मेंबर्स को वोट करेंगे। वोटिंग के बाद वोट्स काउंट किए जाएंगे और विनर्स को अनाउंस कर दिया जाएगा। राज्यसभा इलेक्शंस का की इम्पोर्टेंस इसलिए ज़्यादा है क्योंकि ये इंडिया के स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को एक प्लेटफॉर्म देता है अपने इश्यूज़ पर विचार विमर्श करने के लिए। राज्यसभा देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करता है और स्टेट्स को वॉइस देता है कि वो पार्लियामेंट में आए और अपने इश्यूज़ को रिजॉल्व करवा सकें। अब आते हैं लास्टली अपने प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस की तरफ। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस का मेन पर्पस होता है इंडिया के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट का चयन करना। राष्ट्रपति देश के सबसे सुप्रीम नेता होते हैं, सुप्रीम पॉलिटिकल लीडर होते हैं और उनका इलेक्शन इम्पॉर्टेंट होता है देश के संभावनाओं और परंपरागत संस्कृति को दिखाने के लिए। मतलब कि ये दिखाने के लिए कि एक हम डेमोक्रेटिक नेशन है, उस चीज़ को दिखाने के लिए और ये बताने के लिए कि हमारी यह किस तरीके से पार्लियामेंट प्रेसिडेंट को इलेक्ट करती है और वो भी कितनी ही विदाउट एनी ऑटोक्रेसी। इसलिए प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में इंडिया के हर राज्य और यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधि मतदाता बनते हैं। मतलब कि हर स्टेट और यूनियन टेरिटरी के जो कैंडिडेट्स होंगे या मेंबर्स होंगे वो जो हैं आएंगे और उनको इलेक्ट करने की प्रोसेस में अपना सहयोग देंगे। स्टेट लेजिस्लेचर कैसे देंगे? हर स्टेट के मेंबर्स ऑफ हर स्टेट के मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज मतलब कि एमएलए और एमपीज जो है क्या कहेंगे, मतदाता होंगे मतलब वोटर होंगे इसमें। और कुछ यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधि मतलब कि कैंडिडेट भी राष्ट्रपति के इलेक्शंस में वोट करेंगे। मतलब कि एमएलए एमपी और यूनियन टेरिटरी के कुछ मेंबर्स प्रेसिडेंट को इलेक्ट करेंगे। और एलिजिबिलिटी और क्वालिफिकेशन क्या है? मिनिमम एज रखी गई है क्या प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए 35। उनको इंडियन सिटीजन होना बहुत ज़रूरी है। कैंडिडेट को एक पर्पस और एक से ज़्यादा सपोर्टर की ज़रूरत होती है इनके नॉमिनेशन में। इलेक्टोरल प्रोसेस क्या है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का? प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के इलेक्टोरल प्रोसेस को समझने के लिए कुछ स्टेप्स हैं, जैसे कि नॉमिनेशन। सबसे पहले इंटरेस्टेड कैंडिडेट अपने नॉमिनेशन फाइल करेंगे। फिर नॉमिनेशन पेपर्स की स्क्रूटनी होगी जिसमें इंश्योर किया जाएगा कि कैंडिडेट ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फुलफिल किया है या फिर नहीं किया है। फिर स्टेट लेजिस्लेचर्स और यूनियन टेरिटरीज के जो कैंडिडेट्स या मेंबर्स हैं वो वोट करते हैं अपने पसंदीदा कैंडिडेट के लिए। वोटिंग के बाद वोट्स काउंट करेंगे और जिसके सबसे ज़्यादा वोट्स होंगे उसको राष्ट्रपति के लिए या फिर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में विनर अनाउंस कर दिया जाएगा। प्रेसिडेंशियल इलेक्शन की इम्पोर्टेंस इसलिए है क्योंकि इसमें इंडिया के सभी राज्यों और यूनियन टेरिटरी के प्रतिनिधि एक साथ मिलकर देश के राष्ट्रपति को का चयन करते हैं। राष्ट्रपति देश के जो हैं प्रतिनिधित्व तन को रिप्रेजेंट करते हैं और देश के डेमोक्रेसी होने का सबूत देते हैं। तो गाइस आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।